हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने गुलाम वंश के एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया था और आज गुलाम वंश का पार्ट 2, जिसके अंदर हम आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, गुलाम वंश की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत काल के समय की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, और उसमें गुलाम वंश का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शासक बनता है उसका पुत्र आराम शाह। और आराम शाह ने मात्र 8 महीने तक शासन किया था। मात्र 8 महीने तक आराम शाह इसको एक अयोग्य शासक मानते हैं। दिल्ली के जो सरदार थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सरदार थे, वो आराम शाह को अयोग्य शासक मानते थे, क्योंकि ये अपनी मस्ती में मगन रहता था, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। इसलिए यहाँ की जनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजती है, और उसके बाद में इल्तुतमिश है ये आराम शाह पे आक्रमण करता है और उसमें आराम शाह की हार हो जाती है। और आराम शाह की बाद में इल्तुतमिश है वो हत्या कर देता है और बाद में शासक बन जाता है इल्तुतमिश। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर पार्ट 1 गुलाम वंश का पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और चैनल पर एक अलग से गुलाम वंश की सल्तनत काल की प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, उसमें आपको नंबर वाइज सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं आराम शाह से। आराम शाह का शासनकाल है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, और आराम शाह ये यामिनी वंश का था। और आराम शाह है इसने मात्र 8 महीने तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। आराम शाह है इसको एक अयोग्य शासक मानते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार थे, साम्राज्य के सरदार थे, वे आराम शाह को शासक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आराम शाह बाद में शासक बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। मात्र 8 महीने तक शासन करता है। वहाँ की जनता है वो आराम शाह से परेशान हो जाती है। आराम शाह है ये जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए वहाँ की जनता है वो आराम शाह से परेशान हो जाती है। और उसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य के सरदार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजते हैं कि आप आराम शाह पे आक्रमण कीजिए और यहाँ के शासक बन जाइए। तो बाद में इल्तुतमिश है वो आराम शाह पे आक्रमण करता है और उसमें आराम शाह की हार हो जाती है, और बाद में इल्तुतमिश है वो आराम शाह की हत्या कर देता है, और बाद में शासक कौन बन जाता है? बाद में शासक बन जाता है इल्तुतमिश। आराम शाह दोस्तों ये युद्ध में इल्तुतमिश से हार गया था और इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, और उसके बाद में शासक बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल है दोस्तों 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। अगर दोस्तों इल्तुतमिश शब्द के अगर अर्थ की बात की जाए तो इल्तुतमिश शब्द का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था, और पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह है वो यामिनी वंश से थे, और इल्तुतमिश है ये शमसी वंश से हैं और इल्बरी तुर्क था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपने दास के रूप में खरीदा था। किसको? इल्तुतमिश है, इसको मोहम्मद गोरी का गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो दिल्ली में शासक बनने के बाद में इल्तुतमिश को एक दास के रूप में खरीदता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और इल्तुतमिश है ये किसका गुलाम है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। और साथ में इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद की मान्यता नहीं ली थी, और सुल्तान पद की मान्यता है वो कौन लेता है? तो सुल्तान पद की मान्यता है वो भी इल्तुतमिश ही लेता है। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान पद की मान्यता है वो बगदाद के खलीफा से ग्रहण की थी, इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश है वो विश्वास पात्र बन जाता है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सरजानदार यानी सरजानदार के पद पर नियुक्त कर दिया। सरजानदार है ये दोस्तों शाही अंगरक्षकों का सरदार होता है। सरजानदार है ये शाही अंगरक्षकों का सरदार होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने इल्तुतमिश की ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अमीर ए शिकार और प्रशासनिक पद भी प्रदान किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कई पद प्रदान करता है, उसमें एक तो है अमीर ए शिकार, और कुछ प्रशासनिक पद है वो भी इल्तुतमिश को प्रदान करता है। और 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी एक पुत्री का विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ कर देता है, और इसे अपनी दासता से मुक्त करके बंदायूं का प्रशासक यानी बंदायूं का शासक नियुक्त कर देता है। उसके बाद में इल्तुतमिश है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दासता से बिल्कुल मुक्त कर देता है और बंदायूं का प्रशासक यानी बंदायूं का शासक नियुक्त कर देता है। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण है इसका शुरू निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसे पूर्ण है वो आगे इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार है दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण है वो शुरू करवाया था, और इसे पूर्ण कौन करवाता है? पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश। उसके बाद में दोस्तों 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश है ये सुल्तान पद की मान्यता लेकर सुल्तान पद है इसको वंशानुगत कर लेता है। भाई सुल्तान का पद है इसे वंशानुगत कर लेता है। वंशानुगत का मतलब है दोस्तों आगे जो भी शासक बनेगा इल्तुतमिश के बाद में वो इल्तुतमिश के वंश का ही शासक बनेगा, कोई और अन्य शासक नहीं बनेगा। और सुल्तान पद की मान्यता है ये गुलाम वंश में सर्वप्रथम कौन लेता है? तो गुलाम वंश में सुल्तान पद की मान्यता है ये 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश लेता है दोस्तों। और बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान पद की मान्यता प्रदान करने के बाद में इसे नासिर अमीरुल की उपाधि प्रदान की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुलाम वंश के किस शासक को बगदाद के खलीफा ने उपाधि प्रदान की थी, तो बगदाद का खलीफा है ये नासिर अमीर उल की उपाधि है ये इल्तुतमिश को प्रदान करता है। और इतिहासकार मिनहाज है ये
सुल्तान ए सईद की उपाधि प्रदान करता है। किसको? इल्तुतमिश को। इतिहासकार मिन्हाज है, ये इल्तुतमिश को सुल्तान ए सैयद की उपाधि प्रदान करता है। और दोस्तों इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुलाम वंश में इक्ता प्रथा की शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा क्या होती है दोस्तों? सैनिकों को जो तनख्वाह दी जाती थी, उस तनख्वाह के बदले एक भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाता था। उसे क्या कहा जाता है? इक्ता प्रथा। उसके बाद में दोस्तों प्रदान इक्ता प्रथा है, इसे प्रदान करने वाला तो इक्ता कहलाते था, और जो इसे ग्रहण करता था, जो सैनिक उस भूमि के टुकड़े को ग्रहण करता था, वो इक्तादार कहलाता था। दोस्तों इल्तुतमिश है, इसे अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। दोस्तों इल्तुतमिश को अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। और इल्तुतमिश है दोस्तों, इसका एक पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका मकबरा है वो दिल्ली में इल्तुतमिश बनवाता है, और उस मकबरे को सुल्तान गड्डी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में ये प्रथम मकबरा है जिसका निर्माण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने करवाया है। और इल्तुतमिश को दोस्तों सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण करवाने के कारण मकबरों के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने ही अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमद की मृत्यु होने के बाद में दिल्ली में उसका मकबरा बनाता है, उससे सुल्तान गड्डी के नाम से जाना जाता है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में प्रथम मकबरा है वो इल्तुतमिश बनाता है, इसलिए इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। और सुल्तान गड्डी है ये दोस्तों भारत का प्रथम मकबरा है। सुल्तान गड्डी का निर्माण किसने करवाया? तो वो सुल्तान गड्डी का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश। और भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो भारत का प्रथम मकबरा है सुल्तान गड्डी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये दिल्ली में बना हुआ है। और इल्तुतमिश है दोस्तों, ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण है उसे प्रारंभ करवाता है। अपने अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसका निर्माण है वो प्रारंभ किसने करवाया था? तो वो प्रारंभ कराता है इल्तुतमिश। अगर पूर्ण की बात की जाए दोस्तों तो पूर्ण करवाता है हुमायूं। मुगल वंश का दूसरा शासक बाबर का पुत्र है हुमायूं, वो इसका निर्माण है वो पूर्ण करवाता है दोस्तों। और इल्तुतमिश है, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था। 40 तुर्क सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया था? तो गुलाम वंश के अंदर 40 तुर्क सरदारों का संगठन है वो इल्तुतमिश बनाता है। और उस संगठन को दोस्तों चालीसा या चगतान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में 40 तुर्क सरदारों के संगठन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे चालीसा या चगतान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ये अपने गुरु मोहम्मद गोरी के नाम पर, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है ये इल्तुतमिश है। और ये मोहम्मद गोरी के नाम पर दिल्ली में मदरसा ए मुइज़्ज़ी का निर्माण करवाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मदरसा ए मुइज़्ज़ी का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया इल्तुतमिश ने। और पूछ लिया जाए किसकी याद में, तो वो करवाता है मोहम्मद गोरी की याद में। और 1215 ईस्वी में तराइन के तरते युद्ध में इल्तुतमिश है ये गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज को हरा देता है और अपने साम्राज्य को मजबूत कर लेता है। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है उसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन उसने एक गलती कर दी थी। दोस्तों कौन सी गलती? वो गलती ये है दोस्तों, उसने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद में 1 वर्ष बाद में हरियाणा के तराइन में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है उसकी हार हो जाती है और विजय किसकी होती है? वो होती है मोहम्मद गोरी की। लेकिन दोस्तों जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की है वो गलती मोहम्मद गोरी नहीं करेगा, और वो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है।
और बाद में उसका एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको भारत के अंदर छोड़ के चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो दिल्ली में अधिकार कौन कर लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कर लेता है, और वो गुलाम वंश की दिल्ली के अंदर स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश का संस्थापक बन जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। और गजनी के अगर आपसे पूछ लिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय है ये मोहम्मद गौरी की होती है, और तराइन के प्रथम युद्ध में विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का तृतीय युद्ध है ये इल्तुतमिश और गजनी का ताजुद्दीन एल्दोज है उसके मध्य होता है दोस्तों। और गजनी के ताजुद्दीन एल्दोज है उसको, ये इल्तुतमिश है दोस्तों, इल्तुतमिश सिंधु नदी में डुबोकर है इसकी हत्या कर देता है और अपने साम्राज्य को मजबूत कर लेता है। और ताजुद्दीन एल्दोज है ये भी दोस्तों मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी मोहम्मद गौरी का गुलाम यानी सेनापति था, और ये भी एक सेनापति ही था। और उसके बाद में दोस्तों 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश है ये कुपाचा पर आक्रमण करके लाहौर को छीन लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है दोस्तों। उसके बाद में इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का प्रथम शासक है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। तो अगर पूछ लिया जाए शुद्ध अरबी के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो शुद्ध अरबी के सिक्के ये सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने जारी किए थे। और इसमें दोस्तों दो प्रकार के सिक्के थे। पहला था चांदी का सिक्का और उसे टक्का कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को टक्का कहा जाता था। और इस चांदी के सिक्के का वजन है दोस्तों वो था 175 ग्रेन। और दूसरा सिक्का है ये तांबे का सिक्का था दोस्तों और उसे जित्तल कहा जाता था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। और इसे जारी किसने किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था और इसका वजन है वो दोस्तों था 238 ग्रेन। चांदी का सिक्का जारी किया था उसे टक्का कहा जाता था, उसका वजन 175 ग्रेन था। और दूसरा तांबे का सिक्का जारी किया था उसे जित्तल कहा जाता था और उसका वजन था 238 ग्रेन। और इल्तुतमिश है यही शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करता है दोस्तों। मिन्हाजुद्दीन सिराज है ये इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान था दोस्तों, और ये तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना करता है। तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये मिन्हाजुद्दीन सिराज ने की थी। और मिन्हाजुद्दीन सिराज कौन था, तो ये इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान था दोस्तों। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश है इसने बंगाल व रणथंबोर पर विजय प्राप्त की थी। और 1232 ईस्वी में नागदा व मालवा को तहस करके चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी किसने, इल्तुतमिश ने। और 1236 ईस्वी में बामियाना सिंध के खोखरों को हराकर उन पर विजय प्राप्त करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है दोस्तों। और एक इतिहासकार है इब्न बतूता बताते हैं दोस्तों इल्तुतमिश का जो महल था उस महल के सामने दो संगमरमर के शेर बने हुए थे और उनके गले में दो घंटियां बांधी हुई थी। और इल्तुतमिश के साम्राज्य के जो लोग थे दोस्तों वो उन संगमरमर के शेर थे, उनके गले में जो दो घंटियां बांधी हुई थी उन दो घंटियों को बजाते थे। तो उन घंटियों को बजाने से इल्तुतमिश के साम्राज्य की जनता को न्याय मिलता था दोस्तों। और जहांगीर है दोस्तों, न्याय की जंगीर है ये यमुना नदी के किनारे कौन लगवाता है, तो वो लगाता है जहांगीर। और दो संगमरमर के शेरों में दो घंटियां बांधी
अपने महल के सामने। किसने? तो वो है इल्तुतमिश, और उनको बजाने से न्याय मिलता था। और 1236 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में आगे का गुलाम वंश का जो इतिहास है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर सल्तनत काल में जो 5 वंशों ने राज किया है, उन सभी 5 वंशों के राज को और उनमें जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों जो भी छात्र है वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ में जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाला हर विद्यार्थी बिल्कुल फ्री में दिल्ली सल्तनत काल को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सके। दोस्तों जो विद्यार्थी सल्तनत काल की आज ही दूसरी क्लास को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार इस क्लास को पुनः रिपीट करवा रहा हूँ। जो विद्यार्थी इस क्लास को अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत काल का समय है ये 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत काल का समय है ये 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। और दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंशों ने राज किया था। और उसमें आता है पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश है दोस्तों, इसने 84 वर्षों तक शासन किया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक 84 वर्षों तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अगर जिस विद्यार्थी ने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी और उस प्ले लिस्ट में दिल्ली सल्तनत काल के जितनी भी क्लासें हैं वो नंबर वाइज आपको एक जगह मिल जाएगी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आराम से वो शासक बनता है। वो मात्र दोस्तों 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। शासक बनता है 1210 में। और 1211 में इल्तुतमिश ने आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में इसके शासन का अंत हो जाता है और बाद में शासक बन जाता है इल्तुतमिश। तो दोस्तों आराम सा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम सा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम सा है ये यामिनी वंश का था। आराम सा है किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है यही यामिनी वंश का ही था। आराम सा है ये दोस्तों 8 माह तक शासन किया, ये आपको पहले भी बता दिया गया है। अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, आराम शाह ने मात्र 8 महीने तक शासन किया। और आराम शाह दोस्तों युद्ध में इल्तुतमिश से हार गया था। और बाद में इल्तुतमिश है इसकी हत्या कर देता है और बाद में शासक कौन बन जाता है? इल्तुतमिश। उसके बाद में हेडिंग लगाओ दोस्तों अपनी नोटबुक में। 3 नंबर पर शासक बनता है इल्तुतमिश, उसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसका शासन काल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। दोस्तों इल्तुतमिश शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है, इसके अर्थ की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों साम्राज्य का स्वामी। और इल्तुतमिश है दोस्तों ये शमसी वंश का इलबरी तुर्क था। इससे पहले के 2 शासक हैं वे यामिनी वंश से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक, गुलाम वंश का संस्थापक। और उसके बाद में शासक बनता है आराम शाह। आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दोनों यामिनी वंश से थे। आराम शाह है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। अगर दोस्तों गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश है दोस्तों ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेने वाला प्रथम शासक था। और सुल्तान है दिल्ली में जो
सुल्तान बनेगा उसको वंशानुगत कर लेता है। वही इल्तुतमिश है, इसके वंश का ही आगे इल्तुतमिश के बाद में शासक बनेगा, कोई अन्य दूसरा शासक नहीं बनेगा, उसको वंशानुगत कर लेता है। इल्तुतमिश है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे एक दास के रूप में खरीदा था। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है इल्तुतमिश को? तो गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी एक गुलाम था। तो वो गुलाम किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश है ये विश्वास पात्र बन जाता है। उसके बाद में इल्तुतमिश है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरजनदार का पद प्रदान किया था। किसका? सरजनदार का पद। और सरजनदार है ये दोस्तों शाही अंगरक्षकों का सरदार होता है। उसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश की ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अमीर ए शिकार और कुछ प्रशासनिक पद भी इसे प्रदान कर देता है। और 1205 ईस्वी के अंदर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी एक पुत्री का विवाह है वो इल्तुतमिश के साथ में कर देता है, और इल्तुतमिश को हमेशा हमेशा के लिए अपनी दासता से मुक्त कर देता है और बंदायूं का प्रशासक नियुक्त कर देता है। दोस्तों इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन की दासता से मुक्त हो जाता है और बंदायूं का क्या है? शासक बन जाता है। उसके इल्तुतमिश है ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का ही तो गुलाम है और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम क्या है? दामाद है। और इल्तुतमिश को दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश है यही सर्वप्रथम सुल्तान पद की बगदाद के खलीफा से मान्यता लेता है। और इल्तुतमिश है ये दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाता है, और इसका निर्माण शुरू है इल्तु कुतुब मीनार का निर्माण है इसकी शुरुआत की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार है दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण शुरू करवाया था, और इसको पूर्ण है वो करवाया है इल्तुतमिश ने। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 फरवरी 1229 ईस्वी को इल्तुतमिश है ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेता है और सुल्तान पद को वंशानुगत कर लेता है। सुल्तान पद है दोस्तों ये इल्तुतमिश के बाद में वंशानुगत हो जाता है। वंशानुगत का मतलब है दोस्तों इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश के वंश का ही कोई दूसरा शासक बनेगा और कोई अन्य नहीं बन सकता, इसलिए सुल्तान पद की मान्यता लेकर इस पद को है वंशानुगत कर लेता है। और ये मान्यता है बगदाद के खलीफा से लेता है, और बगदाद का खलीफा है दोस्तों सुल्तान पद की मान्यता लेने के बाद में इसे एक उपाधि प्रदान करता है। वो उपाधि है दोस्तों नासिर अमीर उल की। अगर पूछ लिया जाए नासिर अमीर उल की उपाधि किसने धारण की थी तो वो की थी इल्तुतमिश ने, और किसने प्रदान की थी तो वो प्रदान की थी बगदाद के खलीफा ने। और इतिहासकार मिन्हाज है दोस्तों उसने भी इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की थी, वो की थी सुल्तान ए सैयद की। किसकी प्रदान की थी? सुल्तान ए सैयद की। सुल्तान ए सैयद की उपाधि क्यों प्रदान की थी दोस्तों? क्योंकि ये भाग्यशाली सुल्तान था। कौन है? इल्तुतमिश है ये भाग्यशाली सुल्तान था, इसलिए इसे सुल्तान ए सैयद की उपाधि इतिहासकार मिन्हाज ने प्रदान की थी। और इल्तुतमिश है दोस्तों इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। अगर पूछ लिया जाए इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा क्या होती है? तो इक्ता प्रथा दोस्तों इल्तुतमिश के शासन में साम्राज्य में जो सैनिक काम करते थे उस काम के बदले में मदद के सहायता के बदले में उसको जो तनख्वाहें प्रदान की जाती थी उस तनख्वाह के बदले उसको एक भूमि का हिस्सा प्रदान किया जाता था, और उस भूमि के हिस्से को ही दोस्तों इक्ता कहा जाता था। और जो सैनिक इस इक्ता को भूमि के भाग को ग्रहण करता था उस सैनिक को इक्तादार कहा जाता था।
और इल्तुतमिश को दोस्तों अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। इल्तुतमिश है, इसको दोस्तों अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका रक्षक कहा गया है। और इल्तुतमिश है, ये अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का दिल्ली में मकबरा बनवाता है दोस्तों। इल्तुतमिश का एक पुत्र है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, उसकी बचपन में ही मृत्यु हो जाती है और उसका मकबरा है वो दिल्ली में बनाता है। और उस मकबरे को दोस्तों सुल्तान गड्डी के नाम से जाना जाता है। और ये मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, तो ये दिल्ली में बना हुआ है। इल्तुतमिश को दोस्तों सुल्तान गड्डी का निर्माण करवाने के कारण मकबरों का पिता में कहा जाता है। और ये प्रथम मकबरा है दोस्तों, सुल्तान गड्डी है, ये भारत का प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश है दोस्तों, इसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसका निर्माण है प्रारंभ करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, वो अजमेर में करवाया था। और इसे पूर्ण है दोस्तों, मुगल वंश का द्वितीय शासक है हुमायूं, बाबर का पुत्र है हुमायूं, वो इस दरगाह का निर्माण है पूर्ण करवाता है। उसके बाद में दोस्तों वो इल्तुतमिश है, ये अपने साम्राज्य में 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाता है। और उस संगठन को दोस्तों चालीसा या चगतान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। उस 40 तुर्क सरदारों के संगठन को चालीसा संगठन या चगतान ए चिहलगानी संगठन के नाम से जाना जाता है। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इन 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाता है दोस्तों, और इसे चालीसा या चगतान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश है दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी के नाम पर दिल्ली में मदरसा ए मुइज़ी का निर्माण करवाता है। किसका, मदरसा ए मुइज़ी का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मदरसा ए मुइज़ी का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश ने कहाँ पर, तो दिल्ली में। और किसकी याद में, तो मोहम्मद गौरी की याद में। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों 1215 ईस्वी में तराइन के तरते युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन एलदोज को हराया था। और इसे दोस्तों सिंधु नदी में डुबो डुबो कर इसकी क्या है, इल्तुतमिश है, ये हत्या कर देता है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है दोस्तों, अपने साम्राज्य को मजबूत कर लेता है। और ये ताजुद्दीन एलदोज है दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है, वही मोहम्मद गौरी का क्या है, गुलाम था। और 1217 ईस्वी में कुबादशाह पर आक्रमण करके लाहौर को दोस्तों इल्तुतमिश छीन लेता है और अपने साम्राज्य का फिर विस्तार कर लेता है, अपने साम्राज्य को और मजबूत कर लेता है। और कुबादशाह है दोस्तों, यही मोहम्मद गौरी का एक गुलाम यानी सेनापति था। कुबादशाह है, एलदोज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद गौरी के सेनापति थे दोस्तों। ये किसके गुलाम थे, तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों 1191 ईस्वी के प्रथम युद्ध में, तराइन है दोस्तों ये हरियाणा के अंदर है। और उस प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है, तो वो होती है पृथ्वीराज चौहान की विजय। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, ये एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो गलती क्या करता है दोस्तों, वो गलती ये करता है कि वो मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ देता है। और मोहम्मद गौरी है, ये वापिस अपने साम्राज्य गजनी भाग जाता है दोस्तों। लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी, वो फिर से 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर विजय हासिल कर लेता है। और भारत में समझो सल्तनत काल है उसकी शुरुआत हो जाती है। अगर दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है, ये मोहम्मद गौरी की अगर हत्या कर देता, तो मध्यकालीन भारत के अंदर हमको ये सल्तनत काल है इसको नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि सल्तनत काल का प्रवेश ही नहीं होता। लेकिन इस गलती के बाद में जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी वो गलती मोहम्मद गौरी नहीं करता है, वो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। दूसरों दोस्तों इसको पूरी डिटेल से राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इंडिया लेवल पर इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें वो आपको बता दी गई है। और तराइन का तृतीय युद्ध है, ये 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और गजनी के सुल्तान ताजुद्दीन एलदोज के मध्य हुआ था। और इसमें विजय होती है इल्तुतमिश की।
उसके बाद में दोस्तों इल्तुतमिश है, ये शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करता है। सल्तनत काल में गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, तो वो शासक है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद में दोस्तों दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कौन कौन से? एक तो चांदी का सिक्का था, उसे टक्का कहा जाता था। चांदी के सिक्के को टक्का कहा जाता था। और दिल्ली में दोस्तों इसने टकसाल भी खुलवाई थी। सिक्कों के निर्माण के लिए टकसाल की स्थापना भी दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। और चांदी के सिक्के का वजन है दोस्तों वो था 175 ग्रेन। और तांबे के सिक्के का भी निर्माण किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और तांबे के सिक्के को दोस्तों जित्तल कहा जाता था। तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था और उसका वजन है 238 ग्रेन। तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था और उसका वजन है 238 ग्रेन। उसके बाद में दोस्तों मिन्हाजुद्दीन सिराज एक इतिहासकार था दोस्तों। और ये मिन्हाजुद्दीन सिराज है, ये दरबारी विद्वान था इल्तुतमिश का। मिन्हाजुद्दीन सिराज है, ये इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान था। और इसने दोस्तों एक ग्रंथ का निर्माण किया था, ग्रंथ की रचना की थी। ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? वो है तबकाते नासिरी। ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना है वो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने की थी। और ये इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान था। उसके बाद में दोस्तों 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश है, ये बंगाल व रणथंबोर विजय करता है दोस्तों। और 1232 ईस्वी में नागदा व मालवा को तहस नहस करके और आगे चालुक्यों पर विजय प्राप्त करता है। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश। और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है दोस्तों। और 1236 ईस्वी में बामियाना है ये दोस्तों सिंध में है। बामियाना है ये सिंध में और सिंध में खोखरों पर विजय प्राप्त करता है 1236 ईस्वी में। और अपने साम्राज्य को विस्तार कर लेता है दोस्तों और मजबूत कर लेता है। और एक इतिहासकार है दोस्तों इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता एक इतिहासकार हुए हैं इल्तुतमिश के समय। और वो बताते हैं दोस्तों इल्तुतमिश के जो महल थे, इल्तुतमिश के महलों के सामने दो संगमरमर के शेर बने थे। संगमरमर के शेर बने हुए थे। उन दो शेरों के गले में दो घंटियां बांधी हुई थी। और इल्तुतमिश के साम्राज्य की जो जनता है दोस्तों वो उन शेरों की घंटियों को बजाती थी। तो उन दो शेरों की गले में बंधी हुई घंटियों को बजाने से इल्तुतमिश के साम्राज्य की जनता को न्याय मिलता था। और न्याय की जंजीर है दोस्तों ये किसने लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर है दोस्तों ये लगवाई थी जहांगीर ने। यमुना नदी के किनारे जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और उस जंजीर को हिलाने से जो जहांगीर के महल थे उसमें जो घंटियां लगी हुई थी उन घंटियों के बजने से जहांगीर के साम्राज्य की जनता को न्याय मिलता था। और 1236 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में आगे का गुलाम वंश का जो इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज की क्लास में हमने आराम शाह और इल्तुतमिश के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा कर ली है दोस्तों। और ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण है दोस्तों, ये प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसमें दो दोस्तों बड़ी देग यानी कढ़ाई है, कढ़ाइयाँ दी हुई है दो बड़ी बड़ी। उसमें बड़ी देग है वो तो अकबर ने दी थी और छोटी देग है वो जहांगीर ने दी थी। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।